वेलकम दोस्तों। आज से हम लोग यूपीटीटी का जो पहला पार्ट होता है हिंदी भाषा पर आज से हम लोग अध्ययन करेंगे। आपको पता है कि जो यूपीटीटी का पेपर होता है उसके 5 पार्ट होते हैं। उसमें पहला पार्ट हिंदी भाषा का होता है। तो इससे पहले कि हम लोग पढ़ें उससे आपसे एक निवेदन है कि आप लोग एक पेन और कापी ज़रूर लेके बैठिएगा, ताकि जो भी पॉइंट्स मैं लिखा हूँ तो आप लोग ज़रूर लिखिएगा। इससे क्या होगा, आपकी हिंदी भाषा स्ट्रांग भी हो जाएगी और इसमें हम थोड़ी भी मेहनत करेंगे ना तो आपको 30 के 30 प्रश्न यानी 30 से 30 नंबर आपको मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज से हम लोग अध्ययन करते हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें जितने भी 25-30 वीडियो आएंगे उनका हम सारे के सारे वीडियो का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे ताकि अध्ययन में आसानी हो। और यह जो वीडियो रहेंगे आपके यूपीपीसीएस है, यूपीएससी है, एसएससी है, रेलवे, बाकी एग्जाम में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जो हिंदी ग्रामर है वो सभी के लिए सेम ही होती है। तो चलिए पहले ही शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करेंगे कि भाषा क्या होती है। भाषा भाषा को अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं। तो भाषा क्या होती है, तो कहेंगे भाषा वह माध्यम होती है जिसकी सहायता से हम अपनी बात है, विचार है और भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं, ठीक है। यदि हमारे पास भाषा ना हो तो हम अपने बात को, विचार को और भावनाओं को दूसरे तक पहुंचा ही नहीं सकते। और अगर हमें दूसरे से बात करना है, उससे संपर्क में रहना है, उससे अंतरक्रिया करना है, तो उसकी भाषा को हमको समझना होगा। तो भाषा क्या है, एक प्रकार से एक मीडियम होती है, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए, भाषाएं विश्व में कई प्रकार की हैं। कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी भी बोलता है, कोई संस्कृत भी बोलता है। इस तरह हमारे ही देश में कई सारी हैं और पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो हजारों की संख्या में भाषा है, ठीक है। और भाषा की दोस्तों एक बहुत अच्छी विशेषता होती है कि ये विकासशील होती है। विकासशील का मतलब होता है ये हमेशा विकसित होती रहती है। इसमें दूसरी भाषाओं के भी शब्द आते रहते हैं, जिससे क्या हो जाता है, ये उनको भी अपने आप में आत्मसात कर लेती है और निरंतर चलती रहती है। तो कोई पूछे कि भाषा की परिभाषा, तो आप लिख सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है, लिखिएगा दोस्तों, वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम अपने विचार, भावनाओं आदि को दूसरे तक या दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, भाषा वह माध्यम होती है जिसकी सहायता से हम अपने विचार, भावनाओं आदि को दूसरे तक पहुंचाते हैं। देखिए, ये तो कोई बात है, भाषा है। अगर हम दूसरे तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो उसके कई सारे तरीके होते हैं जिससे हम दूसरे तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। एक होती है भाषा हमारी लिखित होती है, एक होता है मौखिक होती है, दूसरी होती है सांकेतिक भाषा। तो इस तरीके से अपनी बात को हम 3 तरीके से, या तो हम बात करके सीधे सीधे पहुंचा सकते हैं, संकेतों के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं। अब मान लीजिए कोई गूंगा है, वो बात नहीं कर पा रहा है, संकेत के माध्यम से कह पा रहा है लेकिन स्पष्ट नहीं कर पा रहा अपनी बात को, तो क्या कर सकता है, वो अपनी बात को लिखित रूप से भी सामने वाले से कह सकता है। तो ये 3 तरीके होते हैं, ठीक है। विश्व में हजारों भाषाएं हैं, ये हम लोग अभी पढ़े ही हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और समझना है कि जो भाषा है ना,
तो उच्चारण की दृष्टि से जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ध्वनि, या इसी को वर्ण कहते हैं। तो आप कोई पूछ सकता है कि ध्वनि या वर्ण क्या है, ध्वनि या वर्ण, तो आप कहेंगे उच्चारण की दृष्टि से भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको थोड़ा लिखेंगे कि उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई, और जो लघुत्तम इकाई है वो होती है ध्वनि या वर्ण। देखिए दोस्तों, हर भाषा के अनेकों वर्ण हैं, ठीक है ना। जैसे आपकी इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश भाषा में जो वर्णों की संख्या है वो होती है 26। इनमें आपके वॉवेल्स भी हैं और आपके कॉन्सोनेंट्स भी हैं। तो वॉवेल्स तो आप जानते हैं 5 है, और जो बचते हैं 21 है। इसी तरह आपकी एक भाषा है आपकी दोस्तों हिंदी, और हमको हिंदी भाषा का ही अध्ययन करना है। अगर कोई पूछे कि हिंदी भाषा में कितने वर्ड होते हैं, तो दोस्तों इसको याद करने का बहुत ही सरल तरीका, अच्छा इंग्लिश में तो सभी को याद होते हैं, कितने होते हैं 26। जब कोई हिंदी में पूछे तो आपको सीधे 2 का मल्टीप्लाई कर देना है कि हिंदी में कितने वर्ड होते हैं, 52 वर्ड्स, 2 वर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो हिंदी भाषा में कितने वर्ड हो गए, 32 हो गए, 52 हो गए। ठीक है दोस्तों, तो इतना। आइए तो हम लोग क्रम से अध्ययन करेंगे कि वर्ण क्या है। वर्ण, तो दोस्तों वर्ण वह ध्वनि है जिसके खंड खंड नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है, और ये भाषा की न्यूनतम इकाई है या लघुत्तम इकाई होती है, ठीक है दोस्तों। और इसको और भी ज़्यादा हम लोग विभाजित नहीं किया कर सकते, और प्रत्येक भाषा में कई वर्ण होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा में। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से का खा गा पढ़ेंगे, लेकिन ये का खा गा पढ़ने का जो तरीका होगा ना, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, पहले की अपेक्षा बिल्कुल अलग होगा, ठीक है ना। तो 1 2 3 चीज़ें आप समझ गए कि हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती। कई बार प्रश्न आते हैं और अक्सर बच्चे इसमें गलत भी करते हैं, कभी वो 51 मारते हैं, कभी 53 मारते हैं, कभी 54 मारते हैं, और कई सारी किताबों में गलत भी दिया हुआ है। इसलिए आप लोग ध्यान देंगे कि हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है, ना कम ना ज़्यादा। जितने अंग्रेजी में होते हैं उसका आपको दुगना कर देना है और ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो इसके लिए हम ये शीट ले लेते हैं। मैं काका का फिर से लिखूं तो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो इसमें 52 वर्ण होते हैं, इनमें से इनको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्वर में है, एक व्यंजन में है। दोस्तों आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ, ये क्या है, स्वर हैं। तो पूछे कितने स्वर होते हैं आपके, 11 स्वर हैं। और का से ज्ञा तक आप लोगों ने पढ़ा ही है, का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इंगा, टा ठा डा ढाणा, ता था धा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा, सा खे सा हा, अच्छा त्रा ज्ञा। तो इस तरीके से ये आपके व्यंजन होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनका हम लोग थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इनका ये हो गया। देखिए स्वर भी दोस्तों आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से स्वर हैं, तो देखिए इन्हीं स्वरों को हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। स्वर 2 स्वर हैं, एक आपके हैं दीर्घ स्वर और एक है आपके लघु स्वर। तो लघु स्वर पहले हम ध्यान देंगे, तो इसमें है आपका आ है, ई है, ऊ है और आपका री, ये आपके 4 हैं, ये लघु स्वर में आते हैं। इसके अलावा जो 7 बचे हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, दीर्घ स्वर हो जाएंगे। दीर्घ स्वर में आपके आ है, ई है, ऊ है, आए, ओ, आओ, 3
3 6, 4 10, अभी एक रह गया, आपका ए भी है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से 7 दीर्घ स्वर हैं और आपके 4 लघु स्वर हैं। ठीक है, इनको आप लोग समझ चुके होंगे। दोस्तों, आपने पढ़ा ही होगा कि स्वर क्या है, तो थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ते हैं। निसंदेह आपने पढ़ा है, लेकिन एक बार मेरे साथ पढ़िए कि स्वर क्या होते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या होते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ, अब देखिए लघु स्वर क्या है और दीर्घ स्वर क्या है। तो आप कह सकते हैं कि लघु स्वर वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में आपको क्या है, एक मात्रा की आवश्यकता होती है। कितनी? एक मात्रा की आवश्यकता होती है। वो सब आपके क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं आपके लघु स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में आपको एक नहीं, एक से दुगना यानी 2 मात्रा की आवश्यकता पड़े। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा आ ई उ री, लेकिन जब इनको पढ़ते हैं दीर्घ स्वर तो आ ई उ ए आए ओ आओ, इस तरीके से इनके उच्चारण में हमको 2 मात्रा की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, एक मात्रिक द्विमात्रिक स्वर तो आपने पढ़ लिया, इसके अलावा आपका स्वर का एक और रूप होता है जिसे आप कहते हैं प्लूत। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लूत। प्लूत ये कौन सा स्वर होता है, इसे हम बोलते हैं त्रिमात्रिक स्वर। हाँ, और ये वो स्वर होते हैं दोस्तों जिनके उच्चारण में हमको 3 मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये कैसे होता है, तो देखिए दोस्तों, ये अक्सर चिल्लाने में, गाने में, रोने में या किसी को पुकारने में होता है। जैसे हम बोले, एक हमने लिखा बाप रे, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, बाप रे। तो जब हम रे पढ़ते हैं ना, तो काफ़ी देर तक पढ़ते हैं। इसी में अगर हम पढ़े रे मोहन, तो ये इसमें जो मोहन का ना है वो प्लूत के रूप में आया। जैसे कहेंगे रे मोहन, ऐसे। तो इनको पुकारने में कितने, 3, यानी रे मोहन। यहाँ पे रे होगा, हम ज़्यादा नहीं समय लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे ना में ज़्यादा या मो में ज़्यादा समय लग जाता है। तो इस तरीके से आपकी ये प्लूत होता है। पेपर में अगर आपसे पूछता है तो इतना ही पूछेगा कि त्रिमात्रिक स्वर कौन सा होता है, तो आप बता देंगे प्लूत। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेगा, और हमको पेपर के अनुसार ही दोस्तों तैयारी करना है, क्योंकि भाषा में यहाँ पे इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग और भी थोड़ा गहराई से अध्ययन करते हैं, आपके काका काका का अध्ययन कर लेते हैं। तो हाँ दोस्तों, अब हम लोग व्यंजन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ये सारे व्यंजन आपके लिखे हुए हैं, आपने निस्संदेह इनको पढ़ा हुआ है। मैं आपको इनको पढ़ने का थोड़ा दूसरा तरीका आपको बताऊंगा। तो देखिए, पेपर में क्या आता है, पेपर में इनका उच्चारण स्थान पूछ लेता है कि इन व्यंजनों को हम किस प्रकार से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमको ध्यान देना है। तो देखिए, जो आपके पहले व्यंजन है वो आपके स्पर्श व्यंजन में आए। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, जब दोस्तों हम इनका उच्चारण करते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं स्पर्श होते हैं। ये तो हमारे कंठ में स्पर्श होंगे, या तालु में स्पर्श होंगे, मूर्धन्य में स्पर्श होंगे, दांत में स्पर्श होंगे, या ओठ में स्पर्श होंगे। कहीं ना कहीं तो दोस्तों ये हमारे मुंह में स्पर्श होंगे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, और इनको हम अलग अलग, जैसे हम का से अंगा तक बोलेंगे तो ध्यान देंगे का, खा, गा, घा, अंगा। तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं दोस्तों, तो ये हमारे कंठ से उच्चारित होता है। कहाँ से उच्चारित होता है, कंठ से। इसी प्रकार हमारा चा, छा, जा, झा, इया, ये हमारे तालब्य से यानी तालु से उच्चारित होते हैं। टा, ठा, डा, ढा और आपका
जो आपका अड़ा है ये आपका मूर्धन्य से उच्चारित होता है। ठीक है, ता था दा धा और ना, ठीक है ना दोस्तों, ये हमारा दांत यानी दंत से उच्चारित होते हैं। अब पा फा बा भा और ये माँ ये हमारे ओंठों से उच्चारित होते हैं। तो इसीलिए इसको का से लेके माँ तक हम इसको 5 ग्रुपों में डिवाइड करते हैं। एक आपका कंठ है, कंठ से तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत है और ओंठ। ठीक है दोस्तों, इसको आपको हमें याद जरूर रखिएगा कि इसे क्या कहें, दब्योष्ठ भी बोलते हैं, दब्योष्ठ। इन पांचों को आपको याद रखना है कि कौन कहाँ से उच्चारित होता है। तो दोस्तों इस तरह हमको याद रखना है। देखिए कंठ हो गया, तालव्य में दोस्तों हम इसमें या और सा मिलकर लेते हैं। या और सा का उच्चारण भी आपके तालव्य से हो जाता है, ये अलग से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पेपर में पूछता है तो इनको भी पूछा है। इसके बाद जो अगला शब्द आता है मूर्धन्य में आ जाएंगे, तो ये जो सीटी वाला सा यानी पहला ही अच्छा ले लेते हैं। इसका आपका पहला या वर्ग अगर आप इसके मान लें तो पहला और अंतिम अक्षर तालव्य में ले लेंगे, कंठ को पहले को मत लीजिए। दूसरा जो खटकोड़ वाला सा है इसको आपको मूर्धन्य में ले लीजिए। और इसके बाद जितने भी बचते हैं कौन कौन से बचेंगे दोस्तों, ये आपके बचेंगे या हो गए तो रा, ला और ये आपका सा, ये 3 और बचते हैं। तो इनका उच्चारण कोई पूछे कहाँ से होगा तो इनका उच्चारण वत्सर्य से होता है, वत्सर्य। अब वत्सर कौन सा स्थान है ये नहीं मालूम, लेकिन यहाँ से इनका उच्चारण होगा। ठीक है दोस्तों, हाँ। अब देखिए इन्हीं व्यंजनों को थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो इनको और भी ज़्यादा क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे आपका या, रा, ला और वा, इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अब कभी पूछ सकते, पेपर में अक्सर पूछता है कि अंतस्थ व्यंजकों का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, तो आप बताएंगे या, रा, ला, वा को हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। और ऊष्म व्यंजन भी पूछ लेता है दोस्तों, तो ऊष्म व्यंजन क्या है आपका सा और हा, ये आपके क्या है, ऊष्म व्यंजन है। क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं तो मुंह से ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है और मुंह से ऊष्मा निकलती है। ठीक है, अब कुछ और होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो देखिए छा है, त्रा है, ज्ञा है और स्रा है। ठीक है, ये आपके 4 है जो आपके क्या है, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का मतलब है ये एक नहीं 2 व्यंजनों के योग से बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम लेते हैं, जैसे आपका छा ही ले लेते हैं दोस्तों, ये आपका छा है, ये आपका का और सा के योग से बनेगा। ठीक है, हाँ। त्रा है, त्रा किससे बनता है, ये आपके ता और रा के योग से बनता है त्रा। आपका ज्ञा किससे बनता है दोस्तों, तो ये आपका ज्ञा बनता है जा और इया के योग से, ध्यान दीजिएगा, हाँ। और जो आपका स्रा है, स्रा आपका बनता है सा और रा के योग से। ये भी पेपरों में अक्सर आता है, तो दोस्तों इसको भी याद रखना है, ये बहुत ही सूक्ष्म है, कभी कभी अक्सर पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, हाँ। इसके अलावा आपसे पूछता है कभी कभी कि द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक है, हाँ। इसी में है आपका द्विगुण या इसी में आता है उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या बोलते हैं, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आप ध्यान देंगे ये हैं आपके ड़ा और ढा, ऐसे ये आपके 2 हैं जो द्विगुण व्यंजन होते हैं। जैसे इनको हम पढ़ते हैं तो जैसे पढ़, और इसमें आपका चढ़, या इसी का हम बनाएं तो पढ़,
ये पढ़ हो गया और ये पढ़ हो गया। इस तरह से आपका कढ़ भी हो जाएगा। तो बहुत सारे हैं जिनको आप लोग उदाहरण में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इनको क्या बोलते हैं? उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं। हाँ, इसी में थोड़ा सा और ध्यान देना है। कभी कभी पूछ सकता है कि पार्श्विक व्यंजन कौन कौन से होते हैं। क्या दोस्तों? पार्श्विक व्यंजन। यहाँ उच्चारण नहीं पूछेगा दोस्तों, ये पूछेगा कि पार्श्विक व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो आप बताएंगे कि ला। ला आपका क्या है? पार्श्विक व्यंजन होता है, पार्श्विक। ठीक है, और एक पूछता है कि लुंठित व्यंजन कौन से होता है। लुंठित, लुंठित व्यंजन कौन से होगा? तो इसमें बता देंगे जो आपका रा है वो आपका लुंठित व्यंजन है। ठीक है, ओके दोस्तों। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि पूछ सकता है अनुनासिक। ये मैं समझता हूँ सभी को पता होगा कि अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से है। तो दोस्तों ये कौन से होते हैं, इनके बारे में आपको पता होता है, फिर भी बताइए। तो देखिए, जो हमने स्पर्श व्यंजन बताए थे आपको, स्पर्श व्यंजन का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग, इनके जो अंतिम अक्षर होते हैं, अंतिम अक्षर जैसे का आपका इया है, ओ अंगा है, इया है, आड़ा है, ना है और माँ है, ये आपके 5 हैं। इन पांचों को क्या बोलते हैं? अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, हाँ, अब ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। इसके अलावा थोड़ा सा और विस्तार में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इतना आपको पता है तो मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदी में जो आपकी भाषा से जो गूढ़ गूढ़ प्रश्न आएंगे, थोड़ा कठिन कठिन आएंगे, तो वो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आता है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण में जो हम लोग प्रयत्न करते हैं, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर आपके भी व्यंजनों के कई रूप होते हैं। उनमें से पहला है आपका अघोष व्यंजन। अघोष, आ यानी शुरुआत का है तो आपका पहला है, तीसरा है, सॉरी, पहला और आपका दूसरा, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वो क्या होता है? आपका अघोष व्यंजन होता है। ठीक है, और दूसरा आपका होता है घोष व्यंजन। घोष, इसी को कभी कभी आपको बोलते हैं सघोष। किताबों में देखिए दोस्तों दोनों लिखा होता है, कहीं घोष लिखा होगा, कहीं पे सघोष लिखा होगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा ना, होना है। और आप बताएंगे कि प्रत्येक वर्ग का, किसका? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और जो पांचवा व्यंजन होगा वो क्या होगा? घोष या सघोष व्यंजन होता है। ठीक है, इसके अलावा इसी का तीसरा रूप आएगा आपका अल्प प्राण। ये भी दोस्तों अक्सर पूछा जाता है कि अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो आप बताएंगे कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और जो पांचवा व्यंजन होगा वो आपका क्या होगा? अल्प प्राण होता है। और इसी में आपको पूछ सकता है कि महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं। तो महाप्राण व्यंजन के बारे में आप बताएंगे। इसके अलावा कौन कौन से बचा? आपका चौथा, दूसरा और चौथा बचा ना दोस्तों। तो आप बताएंगे कि प्रत्येक वर्ग का जो आपका दूसरा है और चौथा व्यंजन है वो क्या है? महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, हाँ, अब मैं समझता हूँ ये आप लोग काफ़ी कुछ आ गया होगा। इससे आपको कभी कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसमें एक दो चीज़ और बचती है, तो चलिए दोस्तों उसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। कभी कभी पूछ सकता है कि कठोर और शिथिल व्यंजन कौन कौन से होते हैं। जैसे पूछ ले कि कठोर व्यंजन कौन से हैं। तो कठोर व्यंजन आप बोल सकते हैं कि आपके जो भी अघोष व्यंजन है प्लस महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन है, इनको हम क्या कह सकते हैं? ये हैं आपके दोस्तों कठोर व्यंजन है। और आपके शिथिल व्यंजन कौन कौन से हैं?
तो शिथिल व्यंजन में आपके आपके इसी में आएंगे घोष और अल्प प्राण व्यंजन। इन दोनों को मिला करके हम कह सकते हैं ये क्या है, शिथिल व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इतना आपको क्लियर हो गया। अब इसके अलावा जो भी होगा हम लोग अगले वीडियो पे पढ़ेंगे। ओके दोस्तों।